देखिए, ये पूरे महामारी के बीच में अगर दुनिया में कोई दो देश हैं जिनका आक्रामक रवैया रहा है या उनका रवैया इस तरह से है, वो पेश आ रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के चित्रपटल पे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ हो। तो आप देखें, ये उनको शायद चीन का ये सोचना है कि ये कोरोना और स्ट्रैटेजी और माओइज़्म का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा पोटेंट कॉम्बिनेशन है, इससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। या इसको यूं कहें कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्लस माओइज़्म प्लस स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ये बड़ा पोटेंट मिक्स है उनके लिए। और पाकिस्तान ये सोचता है कि कोरोना को अगर जिहाद से मिला दे तो वो इंडिया के बरखिलाफ़ जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर सकता है। तो ये तो हमारे संदर्भ में ये लागू होता है। लेकिन अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य पे देखें तो बड़े परिप्रेक्ष्य में जो मैंने पूरे वो घटनाक्रम का जो मैंने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, इससे एक बात, एक कंक्लूजन है जिसको कोई एस्केप नहीं कर सकता कि इस कोरोना का इजाद किया गया था टू न्यूट्रलाइज अमेरिकन सुपीरियॉरिटी इन ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में। आपको मालूम है कि जो सिक्योरिटी एपरेटस है वहाँ पे, उस सिक्योरिटी एपरेटस में जापान का जो डिफेंस की जो गारंटी है वो उसने अपने ऊपर ले रखी है यूएसए से। साउथ कोरिया भी वो भी एक एलाई है, वहाँ का स्ट्रैटेजिक एलाई है। जब कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया अमेरिकन एलाई हो गया था, उसके बाद ताइवान है, ताइवान रिलेशंस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। हालांकि आपको मालूम है कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि जो ताइवान थी वो 71 तक वो थी, उनके पास वीटो पावर था, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। लेकिन वो 73 में ये सब बदल गया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम वन कंट्री टू सिस्टम्स पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन ताइवान के लोग ये नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी जो पॉलिसी है ताइवान के उसमें एम्बिगुअस रखा और डिलिबरेटली उसको एम्बिगुअस रखा ताकि वो उस एरिया के चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें। अब मेरे जैसा व्यक्ति और कोई भी ये कहेगा तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर आप कोई एक समूह वो वहाँ से मेन लैंड उन्होंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट माओ की फोर्सेस आ गए थे, तो उनको ये करना पड़ा। आप किसी को कैसे धकेल सकते हैं ये जल्लाद कम्युनिस्टों के नीचे? और ये देखने वाली बात है अब जितेंद्र जी कि लोग कहते हैं कि ये इज़म और वो इज़म। मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ आपके सवाल से कि आप देखिए कि एक डेमोक्रेसी और एक फ्री कंट्री बना ताइवान है, जिसको पहले फॉर्मोसा बोलते थे, उसका विकास देखिए। और चाइना का विकास, चाइना वो तो शुरू से ही वो डेवलप करना शुरू कर दिया था और कोई 2 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, बहुत बहुत खुशहाल वो देश है, लोगों को फ्रीडम है वहाँ पे, सब तरह की वो है। तो वो आखिर क्यों उनकी गोद में जाना चाहेंगे या वो क्यों कम्युनिस्ट पार्ट ऑफ है? तो वहाँ के अगर आपने देखे तो कोई भी 87% लोग वो नहीं चाहे, 80-90% लोग नहीं चाहते कि वो इसका हिस्सा बने। तो अब हुआ क्या कि वहाँ पे इलेक्शंस हुए। तो इलेक्शंस में वो प्रेसिडेंट साई वो महिला का वो सेकेंड टर्म के लिए वो कर रही थी। तो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम जो ये इलेक्शंस जो हैं, ये इलेक्शंस के पहले कि हम ये 1 कंट्री 2 सिस्टम्स में हम विश्वास नहीं करते, और हांगकांग को भी उन्होंने सपोर्ट किया था। उस समय से ये सारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, ये कोरोना का इजाद करना। और फिर आप देखेंगे कि मैंने जैसा बताया कि जापान में उनके सिक्योरिटी फोर्सेस है। आपको मालूम है कि हिरोशिमा नागासाकी में वो एटम बॉम्ब गिरने के बाद सरेंडर किया जापान ने। फिर एक संविधान लिखी गई, उस संविधान के उसमें उन्होंने गारंटी लिया उसके लिए। तो अमेरिकन प्रेजेंस आप देखें तो करीब 55,000 ट्रुप्स वहाँ पे हैं जापान में।
और ये सब मैं आप कहेंगे तो मैं एक नक्शे के उससे मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पीछे आप ये नक्शा देखिए, ये नक्शा, ये मैंने पहली किताब लिखी थी स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, सॉरी एज एन स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट मैंने पहली जो किताब लिखी थी एशियन स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव, वो उस किताब का ये कवर में है। और मुझे याद है इस नक्शे की बड़ी चर्चा हुई थी उस बुक रिलीज़ के समय में। और आपको जान के ये खुशी होगी कि वो जो मेरी पहली किताब जो थी उसको उसका बुक रिलीज़ जो अपने मार्शल ऑफ द एयर फोर्स थे अर्जन सिंह, उन्होंने किया था उसका रिलीज़। तो ये इंडिया सेंट्रिक मैप है, जिस समय इंडिया को हम सेंटर में रखते हुए हम वर्ल्ड को कैसे देखते हैं। तो ये अपने आप में बहुत उपयुक्त ये मैप है। तो इसमें आप अगर देखें तो ये जो पूरे जो उनका उद्देश्य था ये कोरोना का इजाद करने में, कि वो जानते थे कि मैरीटाइम डायमेंशन और इवन एयर डायमेंशन और स्ट्रैटेजिक डायमेंशन में यूएसए के लेवल तक अभी तक चाइना नहीं पहुंचा है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने ये इसका कोरोना का इजाद किया और उसको इस्तेमाल किया। अब आप हमसे पूछेंगे कि ये यूरोप कैसे ये हुआ, तो मैं फिर नक्शे के द्वारा भी आपको बताऊंगा कि ये यूरोप में इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई इंटरफेयर करे, कोई यूरोपियन कंट्री नाटो की हैसियत से। और हमको इसलिए टारगेट किया क्योंकि हमारा बहुत प्रीडोमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशन में, और हम भी उतने ही इफेक्टेड हैं। ये साउथ चाइना सी में जो ये पूरी जो दादागिरी हो रही है उससे आखिर हमारा भी ट्रेड पूरे जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, उस तरफ की पूरी ट्रेड हमारी ये साउथ चाइना सी से गुजरती है। तो हम लोगों ने साफ डिक्लेयर किया हुआ है कि हम तो क्वाड्स के हिस्सा है भाई। हमारा जापान से अच्छे संबंध है, हमारे साउथ कोरिया से अच्छे संबंध है, हमारे यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, सभी से। अब इनका क्या कहना है कि आप इसका हिस्सा मत बनो, नहीं तो हम आपको लद्दाख में हम तंग करेंगे, हम लद्दाख में ये करेंगे। तो 62 में तो देखिए कोई मैरीटाइम डायमेंशन था नहीं, हम एक अपने पैर पे जस्ट खड़े हुए थे। अंग्रेज़ों के नीचे हमारी जो उनका थ्रेट परसेप्शन था 1947 के पहले, तिब्बत कोई बफर स्टेट नहीं था, लेकिन उस समय केवल हम लैंड सेंट्रिक थे। अभी उसका मैरीटाइम डायमेंशन भी हो गया है। तो अभी चीन का कहना है कि तुम मैरीटाइम डायमेंशन में तुमसे कह रहे पूरी इंडियन ओशन हमारे नाम से, वो मैरीटाइम डायमेंशन तो आना ही था। और कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नक्शा देखे, आप नक्शा देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से आप यू जट इनटू द इंडियन ओशन। 7500 किलोमीटर की आपकी कोस्ट लाइन है, आपका ईस्टर्न सी बोर्ड, वेस्टर्न, आप बे ऑफ बंगाल में भी प्लेयर है, अरेबियन सी में भी प्लेयर है, साउथ इंडियन ओशन में भी आप प्लेयर है आप ये। तो अब वो कहते हैं कि इसका आप पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम कर दो, आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डिनाई कर दो, आप इंडियन ओशन में घुस के आप हम्बन टोटा पहुंच जाओ, जिबूटी पहुंच जाओ, तमाम जगह पहुंच जाओ, मालदीव्स में अपने टांग अड़ाने लगो, और हमको कहते हो कि हम नहीं ये करेंगे। हमने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम हासिल करके रहेंगे इन नियर फ्यूचर। तो बिना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तो हो नहीं सकता है। तो ये जो आप तिब्बत में जो ये लद्दाख में ये आप देख रहे हो, ये केवल यही प्रेशर है कि तुमने अगर कि दूसरों का साथ दिया या तुम इसका हिस्सा बने तो ये मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। तो ये इसको यूं कहें, अगर इसको मैं इस तरह से अगर हम ये करें कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं इंडिया में जो हो रहा है, ये इसको इस तरह से कहें कि कोरोना, ताइवान, इंडिया हमारे संदर्भ में, और हमको पैरालाइज करने के लिए उन्होंने ये जो कोरोना का जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ा। और अब मुझे तो कभी कभी बड़ी हैरानी होती है कि इतने लोग ये लोग आते हैं टेलीविज़न पे और कहते हैं कि अरे युद्ध हो जाएगा। अरे घर में तुम पड़े हुए हो यार, 4 दीवारी के नीचे मास्क लगा के, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं,
हमारे मजदूरों के ऊपर कहर आ गया। आज हॉस्पिटल्स का लोड देखो, पूरा कंट्री जो है वो एक तरह से ठप सा हो गया। इससे बड़ा युद्ध कभी हुआ है? जिन लोगों को पिछले कुछ युद्ध का यादाश्त हो, थोड़ा देख ले, वो ब्लैकआउट होता था, जिंदगी चलती रहती थी, ट्रेनें भी चलती थी, और फिर भी एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर किसी ने कर दिया और आप उसको एग्रेसर को एग्रेसर कहने के लिए आप राजी नहीं हो। ये कितनी बड़ी सबवर्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे यहाँ। और मैं जब आपको कहता हूं कि ये मैंने पूरा विश्लेषण क्या है इसका, देखिए मैंने कहा ना 8 नवंबर को एक व्यक्ति थे यांगलिंग, रिसर्चर था इंस्टीट्यूट ऑफ वीरियोलॉजी में, उसने इसका वो पहला आदमी था जब ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था, वो ये कोरोना से वो उसका मौत हुई। उसमें एक वो थे डॉक्टर जोंगली। डॉक्टर जोंगली जो है वो बैट वाले वो उस पे वायरस पे वो उसको स्प्लाइस कर रहे थे, एस प्रोटीन को उसके ऊपर में। जब इन लोगों ने ये हासिल कर लिया तो 21 जनवरी को पेटेंट साइन किया, यूजर पेटेंट। एक रेमडेसिविर एक दवाई का नाम आता है जो कि इबोला के खिलाफ कहते हैं कामयाब है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने इस पर भी मैंने ट्रायल्स किया और देखा है कि बहुत कामयाब है। अब कोई भी ट्रायल्स भाई आपने कम से कम 2 महीने तो किए होंगे ना, 2-3 महीने ट्रायल, तब इस कंक्लूजन में आप पहुंचे। तो इसका मतलब कि इन्होंने पहले ही वो इजाद कर लिया था। और इसका टाइमिंग देखिए और इसका यूज देखिए, तो ये पूरे ताइवान को लेकर इसका यूज हुआ था। आपने मेरे से सवाल पूछा आखिर आक्रामक रवैया क्यों, उसका एक हिस्सा मैंने आपको बताया।